कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत। इसके पिछले भागों में हमने व्रत के बहुत से भागों के बारे में अध्ययन किया, जैसे हमने चाप पढ़ा, व्रत का बाह्य भाग, अभ्यंतर अर्थात अंदर का भाग, व्रत में जीवा क्या होती है, व्रतखंड क्या होते हैं, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, और उनसे जुड़ी हुई हमने प्रमेयों का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण, तो इस पर आधारित हम प्रमेय देखते हैं। हमारी है प्रमेय नंबर 10.8। ये देखिए, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये समझना पहले, एक चाप द्वारा, चाप हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। चाप क्या होता था? ये हमारा व्रत है, ये व्रत का केंद्र है, तो ये क्या था हमारे, ये व्रत का चाप था। इसने कहा चाप द्वारा, तो चाप द्वारा केंद्र पर ये कौन बना, चाप का नाम रखा मैंने ए और बी, ठीक है। व्रत का केंद्र हमारा ओ है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है। शेष भाग कौन सा, व्रत का शेष भाग, तो शेष भाग कौन सा हुआ, यही हुआ। शेष भाग पर किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ कोई बिंदु है, इसका नाम रख दिया सी, तो शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण अर्थात इस पर बना हुआ कोण से ये केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगना होता है। ये हमारी प्रमेय है। ये समझ में आई कि कोण ए ओ बी, ये चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये दो कोण ए सी बी शेष भाग पर बने हुए कोण का दुगना होता है। ये हमारी प्रमेय है और ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम इस प्रमेय को किस प्रकार सिद्ध करेंगे, इसका हल बाद में बताएंगे, पहले समझो इसको। तो देखिए, ये कहा हमको कि एक व्रत था, व्रत का केंद्र क्या है, ओ, चाप लिया मैंने ए और बी, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी और शेष भाग पर ये सी, ये केंद्र ओ यहाँ बना लो, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ था, तो हम दिया हुआ जो भी है वो सब लिख देते हैं कि एक व्रत है जिसका केंद्र, ये सब लिखा हुआ होगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ये चीज़, तो बाकी समझा रही हूँ, इसको समझना कि एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ए ओ बी, और शेष भाग पर बना कोण कौन सा है, ए सी बी। सिद्ध क्या करना था हमको, सिद्ध करना है कि जो ये केंद्र पर बना कोण है वो शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें एक रचना कर दी। रचना में क्या किया हमने कि सी को इसका नाम पी रख दिया, सी ओ को मिला दिया, सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब देखो, ये कोण इससे दुगना है, ये चीज सिद्ध करनी है। इसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करें, देखिए, ओ ए ये क्या है, व्रत की त्रिज्या, और ओ सी ये भी क्या है, व्रत की त्रिज्या, और ए की व्रत की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए, मैंने लिया त्रिभुज ए ओ सी में, इसमें ओ ए बराबर ओ सी, ये क्या है, एक ही व्रत की त्रिज्या। तो अब ध्यान दीजिए कि ये इस त्रिभुज में, ये यू बन गया हमारा त्रिभुज, ये सी था, ये ए था, ये ओ था। जब ये दोनों बराबर हो गई तो ये कोण भी तो बराबर हुए। क्यों हुए,
जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और इन बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कोण OAC बराबर कोण OCA। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब समझने का प्रयास करना कि ये बिंदु ये इस प्रकार बढ़ा हुआ था, इसका नाम P था, तो ये इसका बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण ऐसी प्रमेय भी हमने पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा को आगे तक बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके सम्मुख बने ये कोण इनके योग के बराबर होता है। तो अब मैं क्या लिख दूं, कोण AOP बराबर, इसके सम्मुख कौन कौन से कोण हैं, यही तो है, OAC प्लस OCA। ठीक है, और देखिए OAC और OCA ये दोनों बराबर हैं, तो अब मैं OAC की जगह भी OCA लिख दूं, तो ये क्या हो गया हमारा, दो कोण OCA और ये हो गया कोण AOP। ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज काट के इसको इस प्रकार सिद्ध कर दिया, AOP बराबर हो गया दो कोण OCA। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं अगर ये दूसरा कोण लूं, दूसरा त्रिभुज लूं, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लूं अब, OBC। तो इस OBC में ये भुजा और ये भुजा क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर हुई। फिर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुए, क्यों, सम्मुख मतलब बराबर जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम प्रोसेस ये ही इसमें हो गया। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार कोण OBC में BOP किसके बराबर हो गया, दो कोण BCO। देखिए BCO के, क्योंकि ये बाह्य कोण हुआ, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये एक और एक दो ये बराबर है, और तो ये बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर हो गया। तो ये हमने इसी प्रकार कर दिया। तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं तो देखिए AOP प्लस कोण BOP बराबर दो कोण OCA प्लस दो कोण BCO। अब देखिए AOP और BOP, AOP और BOP ये कौन सा कोण बन रहा है, AOB, यही बन रहा है। तो मैं इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, AOB लिख सकती हूँ। इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ OCA प्लस BCO। देखिए OCA ये वाला कोण और BCO ये वाला, तो अब ये दोनों कोण मिलके कौन सा कोण बन रहा है, ACB, यही तो कोण बन रहा है। तो मैं इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, ये हो गया AOB बराबर दो कोण ACB। और देखिए यही हमको क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय हमको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि जब हम इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे तो ये प्रमेय हर जगह काम में आएगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हमने किस प्रकार लिखा है। तो देखिए हमारी प्रमेय थी ये, तो दिया हुआ क्या था कि चाप AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण कौन सा है, AOB, मैंने बता चुकी हूँ। और शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा है, ACB। देखिए चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और शेष भाग पर बना कोण
ACB सिद्ध करना है, AOB बराबर 2 कोण ACB, यही सिद्ध करना था। रचना में क्या किया, C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ा दिया, ये हमने P तक बढ़ा दिया। अब उत्पत्ति में क्या किया, हमने एक त्रिभुज लिया, कौन सा, AOC, इसमें ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, हमारा समद्विबाहु। तो देखिए दोनों कोण कैसे हो गए, समान हुए। क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, इनके सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमने कौन सा लिया, अच्छा अभी इसी में है AOC में, तो AOC में ये बहिष्कोण हो गया, ये बहिष्कोण हो गया, तो ये बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के इसके सम्मुख बने जो दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो AOP बहिष्कोण हुआ, तो ये किसके बराबर हुआ, कोण ACO प्लस कोण OAC, और ये दोनों कोण कैसे थे, हमारे बराबर थे, बराबर थे, तो OAC की जगह भी हमने क्या कर दिया, ACO लिख दिया। तो ये दोनों कोण, एक ACO और एक ACO, 2 ACO हो गए, ACO, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेकर हम कौन सा, BOC में, तो हम सिद्ध क्या कर सकते थे, कोण BOP बराबर 2 कोण BCO, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 ये था, 2 ये था, AOP में BOP जोड़ दिया, तो कोण AOP में कोण BOP जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा कोण AOB, और 2 कोण ACO में 2 कोण BCO जोड़ दिया, तो 2 तो बाहर कॉमन आ गया, तो कोण ACO प्लस कोण BCO, देखिए कोण ACO और कोण BCO ये दोनों मिलके क्या हो गए, ACB। यही बोल रहा था हमारी प्रमेय कि किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी वृत्त में शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगली प्रमेय देखते हैं अब हम कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था, वो क्या था वृत्तखंड, ये देखिए, ये इस प्रकार मैंने जीवा बना दी, तो ये हमारे ये चाप थे, तो देखिए ये जीवा इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही थी, तो इसी को हमने वृत्तखंड बोला। ये छोटा भाग था, इसीलिए ये क्या था, लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा था तो ये हुआ दीर्घ वृत्तखंड। इसकी परिभाषा क्या थी, इस चाप और ये वृत्तीय भाग, वृत्तीय भाग क्या था, मैंने बताया था कि वृत्तीय भाग क्या होता है, वृत्त, और वृत्त क्या होता है, सिर्फ मैंने कहा था कि जब वो वृत्त की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस लाइन की बात करेंगे, ठीक है। अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर, और इन दोनों को जोड़ देंगे या इन दोनों को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय भाग। तो ये क्या हुआ, जीवा और वृत्तीय भाग के मध्य का क्षेत्र, ये क्या होता था, वृत्तखंड होता था हमारा। तो वृत्तखंड भी 2 प्रकार के हुए, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो अब समझिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। वृत्तखंड हमने समझ लिया। अब देखिए, मान लीजिए ये A और ये B है, ठीक है, इसके द्वारा ये 2 कोण बन रहे हैं इस प्रकार, तो ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे हैं दोनों कोण, इसका नाम C रख देते हैं, इसका D, समझने का प्रयास करना। और ये हमारा केंद्र है, ठीक। इसके लिए हम क्या कर दें कि ये जो हमारे चाप हैं A और B, इसको हम केंद्र से मिला दें,
तो देखिए चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र का नाम O रख दिया। तो देखिए चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप द्वारा शेष भाग पर बना कोण, तो शेष भाग पर एक कोण ये भी बन रहा है और एक कोण ये भी बन रहा है, उसका दुगना होता है, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रमेय पढ़ी है। तो ठीक है, हम उस प्रमेय का रेफरेंस देते हुए इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? देखिए कोण AOB किसके बराबर होगा? 2 कोण ACB। हम रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर कि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, रीजन लिख देंगे। इसी प्रकार AOB, अब ये कौन सा कोण हुआ? कोण ADB। अब ये दोनों कोण AOB हैं, तो ये कोण भी तो आपस में बराबर हुए, 2 कोण ACB 2 कोण ADB, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बोल रहा है ACB और ADB। ठीक है, यही तो सिद्ध करवा रहा था। फिर से समझना कि ये कोण आपस में बराबर हो, यही तो सिद्ध करवा रहा था, या फिर ये प्रमेय थी जिसको हमने सिद्ध किया है। तो अब ये क्लियर हुआ कि जब ये दोनों कोण इस कोण के आधे हैं तो ये भी तो आपस में बराबर हुए। या फिर मैं बोलूं कि ये कोण इसका दुगना और ये कोण इसका दुगना, तो ये आपस में बराबर हो गए। देखिए तरीका दिया है, क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक, चाप PQ। अच्छा, अब हमने यहाँ चित्र में ABCD ना रखते हुए PQRS नाम दिए हैं, तो अब उसी अकॉर्डिंग इनके नाम रखे हुए हैं। तो देखिए चाप PQ इसे 2 वृत्तखंडों में विभाजित करता है। तो देखिए ये चाप PQ, मैंने कहा था वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और ये जो वृत्तीय भाग, तो ये लघु वृत्तखंड और ये पूरा बचा हुआ भाग दीर्घ वृत्तखंड। सिद्ध क्या करना है कि शेष भाग पर बने कोण, मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण, ये दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे, तो ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण कौन कौन से हुए? PRQ और PSQ। तो ये दोनों आपस में बराबर हो, यही सिद्ध करना था। PRQ और PSQ। रचना में क्या कर दिया? O को P से और O को Q से मिला दिया, O को P से और O को Q से। O क्या था? हमारा वृत्त का केंद्र था। उपपत्ति, अभी अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी ही, वो क्या थी कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो अब यहाँ चाप PQ के लिए, तो देखिए केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? POQ। तो ये किसके बराबर हो गया? 2 कोण PRQ। PRQ इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझना, ये P, ये O, ये Q, ये R। क्लियर हुआ? अब ये कोण इसका दुगना हो गया, ये लिख दिया हमने समीकरण 1। और उसी प्रकार POQ किसका दुगना हुआ? PSQ का। और ये दोनों कोण यही तो हैं, तो ये दोनों समीकरण कैसे हो गए? बराबर हो गए हमारे। समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर हो गए, तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो कोण PRQ बराबर कोण PSQ। PRQ ये कोण PSQ इस कोण के बराबर होगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए जितने भी कोण होते हैं वो सभी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगली एक उपप्रमेय है, वो देखते हैं हम कि वो उपप्रमेय क्या है। तो अगली उपप्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए।
ये हमारा व्रत है, ये व्रत का केंद्र है। अर्धव्रत कैसे बना? अगर मैंने इस व्रत में या केंद्र से इस प्रकार, अर्धव्रत कैसे बनता था कि जो चाप के सिरे होते थे वो व्यास के सिरे हो जाएं, तो ये अर्धव्रत बनता था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अर्धव्रत का कोण, अर्धव्रत का कोण मैंने यहाँ कोण बना दिया, इसका नाम P Q R और ये व्रत का केंद्र O नाम रख दिया। ये बोल रहा है अर्धव्रत का कोण ये हुआ, अर्धव्रत पर बना कोण ये कैसा होता है? समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब बात वही है कि हमने जो अभी 10.8 प्रमेय पढ़ी है, उस प्रमेय को ध्यान में रखना है कि प्रमेय क्या कहती है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। और अभी तक पिछली जो प्रमेय की उसमें भी हमने उसका उपयोग किया और यहाँ भी हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ केंद्र पर बना कोण कौन सा हुआ? कोण POQ। केंद्र पर बना कोण यही तो हुआ। वो बात अलग है कि एक सीधी रेखा है, पर कोण तो यही हुआ POQ। ये किसका? PRQ का दुगना होगा भाई, इसी का तो दुगना होगा। और हमें ये मालूम है ये क्या है? एक सीधी रेखा है। देखिए अर्धव्रत होता ही कब है? कि जब चाप के सिरे व्यास के सिरे हो जाएं, और व्यास क्या, ये सीधी रेखा ही तो है। और जब सीधी रेखा होती है तो हमने जब कोणों के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सीधा कोण होता है। तो POQ कैसा हुआ? 180। दो इधर आ जाएगा, नब्बे डिग्री। तो PRQ यही तो सिद्ध करना था कि ये कोण 90 डिग्री का है, यही सिद्ध कीजिए। अर्थात अर्धव्रत का कोण समकोण होता है, यही हमारी उपप्रमेय थी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि कोण PRQ कैसा हुआ? हमारा 90 डिग्री का हो गया। देखिए दिया हुआ है एक व्रत जिसका केंद्र O है, दिया हुआ है में हमें ये तो लिखना ही है एक व्रत है जिसका केंद्र O है, व्यास PQ है। ठीक है, कोण PRQ इसके अर्धव्रत में बना कोण है। कौन सा? PRQ, ये अर्धव्रत पर सिद्ध क्या करना है कि PRQ 90 डिग्री का है, यही मैंने बोला था आपको। 10.8 प्रमेय हमें हर बार रीज़न देना होगा और लिखना होगा कॉपी में, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा। तो देखिए फिर हमने रीज़न लिखा कि व्रत के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए कोण POQ बराबर हुआ किसके? दो कोण PRQ के। POQ किसके बराबर हुआ? दो कोण PRQ के। और हमें ये पता है ये क्या है? एक सीधी रेखा है, और जब सीधी रेखा है ये तो 180 का डिग्री का जो कोण बनता था वो एक सीधी रेखा ही होती थी। देखिए ये एक सरल रेखा है। तो हमने जब कोण पढ़ाया था तो मैंने ये भी बोला था कि 180 डिग्री का कोण भाई एक सरल रेखा बनती है, इसीलिए हम इसको सीधा कोण भी बोल देते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या किया? POQ का मान कितना रख दिया? 180 डिग्री। ये दो इधर आ गया तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण PRQ हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हुई कि अर्धव्रत पे बना कोण कैसा होता है? समकोण, अर्थात 90 डिग्री का होता है। अब हम इन प्रमेयों का उपयोग अपने सवालों में करेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अब देखते हैं अगला उदाहरण कि वो क्या बोल रहा है। तो देखिए आकृति में AB वृत्त का एक व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलती हैं। सिद्ध कीजिए कि AEB बराबर 60 डिग्री है।
ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल को समझिए। उसने कहा है कि आकृति में ए बी वृत्त का एक व्यास है। तो मैंने एक वृत्त बना लिया, ये हमारा वृत्त का केंद्र ओ हो गया। व्यास क्या होता है? यही होता है। तो ये वृत्त का केंद्र ओ और ए बी वृत्त का व्यास है। और सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। तो सी डी, मान लो ये मैंने एक त्रिज्या बना ली, ये सी डी, ये किसके बराबर हुई? इट मीन्स त्रिज्या क्या है यहाँ? ए ओ और ओ बी। ओके, ए सी और बी डी बढ़ाए जाने पर ए सी, इसका मतलब है हमें ए सी को मिलाना है और बी डी बढ़ाना है। ये कहाँ मिलती हैं? ई बिंदु पर मिलती हैं। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि ए ई बी 60 डिग्री का है। ए ई बी ये कोण 60 डिग्री का है, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, पर प्रश्न को पढ़ के उसकी आकृति बना लो। ये तो चलो हमको हमारी किताब में दी हुई थी, पर आकृति भी तो समझ में आनी चाहिए हमको। तो अब हमने क्या किया, ये डायग्राम क्लियर हुआ हमको कि किस प्रकार बना रखा है। ओके, अब क्या किया हमने, इसमें रचना कर दी। रचना क्या कर दी हमने कि इस केंद्र को सिद्ध क्या करना था, ए ई बी ये कितना है हमारा 60 डिग्री का। तो अब हमने सबसे पहले क्या कर दिया, दिया हुआ है ये आपको लिखना है। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये कोण ए ई बी 60 डिग्री का कैसा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा तरीका है वो सब लिखा हुआ है। तो देखिए हमने रचना में क्या किया, केंद्र को हमने क्या किया, सी से मिला दिया और केंद्र को हमने क्या किया, डी से मिला दिया। अब ध्यान देना, इसने बोला था कि जो ये सी डी जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या देखो ओ ए भी है, ओ बी भी है, ओ सी भी है, ओ डी भी है। और हमें मालूम है एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए ओ सी, ओ डी और ये सी डी ये जीवा थी। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें इसी त्रिभुज से मतलब है। अभी भाई अभी तो हमें कोई कोण भी नहीं दिया हुआ है, 60 डिग्री लेकर कैसे आएंगे। तो हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया, केंद्र को जीवा के जो बिंदु है सी और डी से मिला दिया। तो अब हमें ध्यान है कि त्रिज्या और ये जीवा आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ओ सी डी में तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हैं। और जब तीनों कोण बराबर है तो हमें मालूम है त्रिभुज के जो कोण योग गुण है उनका में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार यदि हम समबाहु त्रिभुज के कोण निकालेंगे तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के निकलेंगे। तो हमारा जो त्रिभुज है ओ सी डी ये कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात हमारे जो कोण है वो कितने कितने के हुए, 60-60 डिग्री के। तो कोण सी ओ डी बराबर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री का। अब समझना, ये जो सी ओ डी है, सी ओ डी ये केंद्र पर बना कोण है ना। देख लीजिए ये चाप है हमारा सी और डी, और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री आ गया। और अभी हमने प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। अब ढूंढो कि शेष भाग पर कि किसी बिंदु पर कोई कोण भी बन रहा है क्या। चलो देखते हैं हम। तो ये आ गया हमारा केंद्र पर बना कोण अभी तो ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, ए सी, अच्छा इस सी बिंदु को भी हमने क्या किया, बी से मिला दिया।
सी बिंदु को भी बी से मिला दिया। क्यों मिला दिया, अब ध्यान से समझना। COD ये केंद्र पर बना कोण हो गया और शेष भाग पर बना कोण वो कौन सा हुआ, हम कौन सा कोण ले लें, CBD, कोण CBD ले लो या E बोल दो, बात वही है। ठीक है, शेष भाग पर बना कोण ये है और हमारी प्रमेय कहती है कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये कोण कैसा है हमारा, 60 डिग्री का। तो ये कैसा हो गया, 2 इससे कट गया तो कोण CBD, या फिर मैं बोल दूं कोण CBE, ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। ये कोण हमारा 30 डिग्री आ गया। अब हमने ये ऐसा क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि यदि मैं त्रिभुज CBE ये ले लूंगी तो देखिए इसमें एक कोण आ गया हमारा, कौन सा कोण आया, वो कोण CBE 30 डिग्री, और ये सिद्ध करवा रहा है कौन सा कोण, ये वाला कोण, कि ये 60 डिग्री का है। अब समझना, ACB ये अर्धवृत्त पर बना कोण है हमारा। छोटा बनाती हूँ चित्र, ये था हमारा A, ये B और ये O, तो ये हो गया अर्धवृत्त पर बना कोण है ये हमारा। तो ये कोण ACB ये कितना हुआ हमारा, 90 डिग्री। अब इसी रेखा को तो आगे बढ़ा रखा था जिसका नाम E रख रखा था। अब मैं अगर ये कर दूं ECB प्लस कोण ACB 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सरल रेखा है, ये एक मान लो किरण है, तो ये रेखिक कोण युग्म से हो गया अपना। तो देखिए ये 90 डिग्री था हमारा, ये 90 डिग्री इधर जाके घट जाएगा तो हमारे पास ECB मतलब ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। और अभी अभी कौन सा कोण आ गया हमारे पास, ECB ये कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मैंने त्रिभुज कौन सा लिया था, ECBE, और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें एक कोण, तो तीनों कोण कौन कौन से हुए, ध्यान से देखना, CBE, ECB प्लस CEB ये कितना हुआ, 180 डिग्री। CBE ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ECB ये हमने 90 डिग्री अभी निकाला है, CEB ये निकालना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर तो इन दोनों का योग कितना हुआ, 120 हुआ। तो CEB 180 माइनस 120, तो कोण हमारा CEB कितना आ गया, 60 डिग्री। कौन सा कोण, CEB ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब अगर C बिंदु ना लेके A ले लूँ तो कुछ गलत हो जाएगा भाई, ये रेखा ही यहीं से तो आगे बढ़ रही थी। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, AEB बराबर 60 डिग्री। और यही हमसे पूछ रहा था हमारे प्रश्न में कि सिद्ध करो कि AEB बराबर 60 डिग्री। तो देखिए चित्र समझ में आया सबसे पहले। अब हम इसको तरीका देखते हैं, फिर से समझ लो इसको। तरीका देखने से पहले हमने चित्र बनाया था, हम क्या कर रहे थे, इस कोण को 60 डिग्री करना था, उसके लिए हमने रचना कर दी थी। रचना में हमने क्या किया था कि केंद्र बिंदु को जो जीवा के बिंदु थे उनसे मिला दिया था और C को B से मिलाया था। ठीक है,
इस प्रकार हमारे पास कोणों के मान आए थे और उन्हीं मानों के आधार पर हमने इस कोण का मान ज्ञात किया था। तो देखिए हम इसका तरीका देखते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त का व्यास AB है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का व्यास AB है, जीवा CD वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, CD है वो त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या और सिद्ध करना है AEB कितना हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो AEB कितना हो, 60 डिग्री का हो। अब रचना में हमने क्या किया था, केंद्र को C से D से मिलाया था, केंद्र को C और D से मिलाया था और बिंदु B और C को मिलाया था, बिंदु B और C को मिलाया था। उसके बाद सवाल में ये कहा था कि इन AC को ये यहाँ तक बढ़ाया था और इसको B को E तक बढ़ाया था, BD को, ताकि ये बिंदु किस पर मिले थे, E पर। तो ये हमारा चित्र हो गया। ODC, तो इसमें देखिए ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये जीवा, और ये तीनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये कैसा हुआ त्रिभुज हमारा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज हुआ तो इसमें प्रत्येक कोण कैसा हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो COD ये कोण हमारा कैसा आ गया, 60 डिग्री का आ गया। और हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा, चाप कौन सा हुआ, CD, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ये हो गया। शेष भाग, तो शेष भाग पर इस चित्र को यूं समझिए, ये केंद्र पर बना कोण हो गया था हमारा। शेष भाग पर तो ये इस प्रकार, शेष भाग पर तो ये बिंदु B। आई बात समझ में, मैंने चित्र को अलग से दिखा दिया आपको कि कौन सा COD किससे दुगना हो गया, शेष भाग पर बने कोण। तो शेष भाग पर कौन सा कोण बन रहा है, CBD। ठीक है, तो ये है CBD, ये लिख दिया हमने। और यहाँ हमें रीज़न लिखना है। वो क्या रीज़न है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। COD बराबर 2 CBD। ठीक है, और COD कितना था हमारा, 60 डिग्री। 2 इधर चला गया तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री आया था, CBD ये 30 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, हमें तो निकालना ये था। तो अब इसी में अगला स्टेप क्या किया था हमने कि जब ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, कौन सा, ACB, ध्यान से देखो ACB, अभी मैंने चित्र बनाया था आपको। ये अर्धवृत्त पर बना कोण है ACB 90 डिग्री, और इसी को आगे तक बढ़ाया था तो ये E था। तो देखिए ये लिखा है हमने ACB प्लस BCE। ये किससे, रेखी के में से इन दोनों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये 90 है और योग 180 है, तो 90 में 180 में से 90 घटा तो ये भी 90 आ गया। तो हमारे पास BCE का मान कितना आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। ये देखिए अब हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, CEB। ध्यान से देखिए CEB, ये हमारा 30 आ ही गया था, ये 90 निकाल ही लिया हमने। तो ये नहीं निकाल सकते क्या कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और तो 180 में से इन दोनों का योग घटा दिया, योग करके घटा दिया तो ये आ गया 60 डिग्री। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। तो देखिए BCE कितना था, BCE ये 90 डिग्री था, और CBE ये 30 डिग्री था, और CEB ये था ही नहीं, तो ये घटा दिया तो CEB कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। पूछ क्या रहा था वो हमारा, AEB
60 डिग्री है क्या? तो भाई ये रेखा को ही तो आगे तक बढ़ाया था हमने, तो हम इसको CEB भी बोल सकते हैं। तो ये हमको सिद्ध करवा रहा था, जो हमने इसको सिद्ध कर दिया है। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो देखिए अपना उदाहरण नंबर 4। दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड CD पर स्थित है। हमने ये हमारा सवाल पढ़ लिया। तो अब देखिए, सॉरी, दो वृत्त बोल रहे हैं ये बोल रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये इनके केंद्र बिंदु हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। तो ये देखिए AD और ये AD और AC ये दोनों वृत्तों के व्यास हैं। ये वृत्त के केंद्र O थे। अभी क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड CD पर स्थित है। CD इनको भी मिला दें हम। भाई चित्र थोड़ा यूं हो गया। देखिए हमारे उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड CD पर स्थित है। तो अब ये क्या बोल रहा है, दो वृत्त हैं हमारे पास। ये मैंने दो वृत्त बना लिए, ठीक है। अब ये दो वृत्त कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? A और B पर। ये वृत्त के केंद्र है। इसने कहा AD और AC वो क्या है? वृत्त के व्यास है। तो ये वृत्त का केंद्र O1 और O2, ठीक है। ये हमारा D है और ये C है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि B रेखाखंड CD पर स्थित है। ये जो B है ये इस CD पर स्थित है, ये सिद्ध करना है हमको। तो हमें चित्र समझ में आया सबसे पहले तो, ओके। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये दर्शाना है कि B CD पर स्थित है। इसके लिए सबसे क्या किया, पहले क्या किया मैंने, A को B से मिला दिया, इनको मिला दिया। अब बात समझने का प्रयास करना। ये हमारा A B, ये हमारा D, ये हमारे वृत्त का केंद्र है और ये हमने इसको मिला दिया। तो ये देखिए, ये वृत्त के व्यास पर बना कोण है, या फिर मैं बोलूं अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो ये कैसा हुआ, 90 डिग्री का हुआ ना ये, ठीक है। तो देखिए ये कोण 90 का, और ऐसे ही इस दूसरे वृत्त में लूं, ये हमारा A B और ये वृत्त का केंद्र था, ये C, ये भी क्या है 90 डिग्री का। जो चीज़ बताना चाह रही हूँ वो समझना। तो
ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब अगर इस पूरे कोण को मैं देखूंगी तो ये 180 का हो गया, ये 90, ये 90, योग किया। और 180 का कोण कब होता है? जब रेखा सरल रेखा हो। इसका मतलब सीधी रेखा कैसी हो गई? सरल रेखा हो गई। तो बी बिंदु इस पर स्थित हुआ या नहीं हुआ? यही तो सिद्ध करना था हमको कि बी बिंदु सीडी पर स्थित है। भाई बी बिंदु पर ही तो बन रहा है 90 डिग्री का कोण। इधर भी देखो ये 90 डिग्री का कोण, इधर भी 90 डिग्री का कोण। इन दोनों को भाई यही तो थी ए बी, ये उभयनिष्ठ है। ये मैंने अलग अलग चित्र करके बना के बताए हैं आप लोगों को। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इनका योग कितना हुआ? 180। 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब हमारी सरल रेखा होती है। तो देखिए अब तरीका दिया हुआ है, AC और AD व्यास वाले दो वृत्त बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, सिद्ध क्या करना है कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। तो हमने क्या किया, AB को मिलाया रचना से, A और B को मिला दिया। तो देखिए AD वृत्त का व्यास है, तो ABD ये 90 डिग्री का हो गया। फिर से समझ लीजिए, छोटा ही बना रही हूँ मैं चित्र, AB और ये है हमारा D, ये 90 डिग्री का हो गया। ABD 90 डिग्री। क्यों? रीजन क्या लिखोगे? अर्धवृत्त पर बना कोण। तो अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। इसी प्रकार AC यदि वृत्त का व्यास है, AB AC वृत्त का व्यास है, तो ये 90 डिग्री का कोण। कौन सा? ABC, ये 90 डिग्री का कोण। यहाँ भी रीजन क्या लिखोगे? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास? 180। और 180 डिग्री का कोण कैसा बनता है? सरल रेखा ही तो होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ABD है और ये ABC है, यहाँ देखिए ABD और ABC, इस कोण को, इन दोनों को हम मिला के मैं क्या बोल सकती हूँ? कोण DBC, ये बोल सकती हूँ ना, DBC। और DBC क्या है? एक सरल रेखा है। और जब DBC एक सरल रेखा है तो B बिंदु DC रेखा पर स्थित होगा या नहीं होगा? होगा। और यही हमको क्या था? सिद्ध करना था। तो अभी हमने हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थी वो थी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। दूसरी थी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, जितने भी कोण बने वो सभी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये प्रमेय पढ़ी और इन पर आधारित हमने कुछ उदाहरण किए। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग इसका दोहरान करेंगे, क्योंकि हर बार कहती हूँ कि गणित बिना अभ्यास के नहीं आनी है, तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। इससे आगे जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।